चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो इंटीग्रल अपन पढ़ के आ रहे हैं 7 चैप्टर, उसकी एप्लीकेशन यूज करना है। मतलब उसका यूज करके आपको एक कर्व रहेगा, उसका एरिया कैलकुलेट करना। अपने एक कर्व रहेगा या एक से ज्यादा कर्व रहेंगे, उनके बीच का एरिया कैलकुलेट करना आपको इंटीग्रेशन का यूज करके। तो चैप्टर के स्टार्ट होने के पहले हम क्या करते हैं कि 2022 और 23 के लिए जो अपना नया सिलेबस है, पहले वो सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज अपने को पढ़ना है और क्या क्या चीज उसमें से डिलीट हुई है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपन आगे काम करेंगे। तो ये सिलेबस है मेरे पास में 2022-23 का। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर का नाम है 8 चैप्टर। इसमें ये चीजें अपने कोर्स में है। एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। जो सिंपल कर्व्स रहेंगे उनका एरिया कैलकुलेट करना अपने को। स्पेशली लाइंस, और वो सिंपल कर्व्स में खास करके लाइंस, सर्कल्स, पैराबोलास एंड एलिप्स, इतने टाइप के सिंपल कर्व, लाइन, सर्कल्स, पैराबोलास और एलिप्सिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ओनली, और उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स रहते हैं उनका एरिया कैलकुलेट करना। इतनी चीजें हैं आपके सिलेबस में। डिलीटेड टॉपिक्स, जो टॉपिक डिलीट हो गया, जो अपने को पढ़ना नहीं है। एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स। एरिया बिटवीन एनी टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का जो एरिया रहेगा, जैसे दो कर्व दे दिया, उसने दो पैराबोला दे दिया, दो एलिप्स दे दिया, इस टाइप के एरियाज का जो टॉपिक है वो डिलीट हो गया है। तो दो कर्व्स के बीच का एरिया अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज आएगी 8.2 नंबर की, लेकिन पूरी एक्सरसाइज में दो कर्व नहीं है। उसके कुछ क्वेश्चंस में टू कर्व से बाउंडेड एरिया है और कुछ क्वेश्चंस में केवल एक ही कर्व है। कर्व, हम जब दो कर्व रहेंगे तो उसको कर्व बोलेंगे। एक कर्व है, एक लाइन है, तो उसको अपन दो कर्व नहीं बोलेंगे, उसको एक ही कर्व में या सिंपल कर्व में ही अपन कंसीडर करेंगे। तो 8.2 एक्सरसाइज के भी अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 8.1 पूरी अपने सिलेबस में है। 8.2 के कुछ क्वेश्चन हटेंगे, जो दो कर्व से बाउंडेड एरिया रहेगा उसको छोड़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन करेंगे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिक्स होके क्वेश्चन आएंगे, तो जो दो कर्व से बाउंडेड एरिया वाले क्वेश्चन रहेंगे उसको छोड़ेंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, आपके स्कूल में भले ही उनने पूरी की पूरी एक्सरसाइज उड़ा दी हो, यहाँ पे जो काम चलता है वो आपके स्कूल के टीचर जैसा पढ़ा रहे उसके हिसाब से नहीं चलता है। यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से काम चलता है कि सीबीएसई बोर्ड क्या कह रहा है। अपन अपने से ऊपर सीबीएसई बोर्ड को मानते हैं, जो सही इंस्ट्रक्शन देता है, जो पेपर सेट कराता है कि किस टाइप का आपको पेपर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रहेगी। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके स्कूल वालों ने क्या चीज करा दी और क्या चीज छोड़ दी। ठीक है, आपके स्कूल वालों के बारे में आपको मालूम है कि उनको कितना मैथमेटिक्स अच्छा है उनका और कितनी उनको जानकारी है। तो उनके हिसाब से काम नहीं चलेगा कि सर हमारे स्कूल में तो ये छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दो, हमारे स्कूल में ये करा दिएगा। हम बोर्ड में जो सिलेबस अपने को दिया गया उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें डिस्कस हो गई। अब चलिए स्टार्ट कर देता हूं मैं। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो इंटीग्रल का चैप्टर 7 नंबर का चैप्टर था, जो भी चीज अपन ने वहां पे सीखे इंटीग्रेशन में, उसका यूज करके हम कुछ कर्व्स के एरियाज निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है अपना एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। देखिए सिंपल कर्व्स अपने सिलेबस के अंदर है। वो सिंपल कर्व्स में क्या क्या आ रहा है? लाइन्स आ रही, सर्कल्स आ रहे हैं, पैराबोलाज आ रहे हैं और हाइपर पैराबोलाज आ रहा है और एलिप्सिस आ रहे हैं। उनके एरिया कैलकुलेट करेंगे अपन सिंपल कर्व। तो एरिया अंडर सिंपल कर्व, अगर आपको कोई सिंपल कर्व दिया हुआ है तो उसका एरिया आप इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला प्रूव करके बताएंगे आपको। चलिए एक डायग्राम बनाऊंगा ना, ऐसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई ओ वाई डैश, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए इस टाइप का कोई कर्व है, ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसा एक कर्व बना लिया मैंने। इसका एरिया है ये x इज इक्वल टू ए। देखिए x इज इक्वल टू ए का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए ये वाली जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस a होगी, x इज इक्वल टू ए।
और एक्स इज इक्वल टू ए को अगर अपन ग्राफ के ऊपर ड्रा करें तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आती थी, ये वाली लाइन। मतलब अगर x की वैल्यू a ले ली अपन ने तो यहाँ तक आए, अब इसके ऊपर y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ पे पॉइंट है आपके कर्व का, यहाँ से जा रहा है कर्व ऐसा, x इज इक्वल टू a से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये x इज इक्वल टू b है। x इज इक्वल टू b का मतलब भी है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखो ये वाली लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कर्व है आपका, और इन दोनों लाइन के बीच में इतना पोर्शन, और ये x एक्सिस से ये बाउंड है, ये कर्व दिख रहा है आपको। इसका मतलब समझ लो x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b का मतलब लाइन पैरेलल्स टू y एक्सिस। तो एक लाइन ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, x इज इक्वल टू a इतनी वैल्यू है, ये x इज इक्वल टू a यहाँ पे। अब a के ऊपर इतनी वैल्यू y की, यहाँ से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ तक ये x इज इक्वल टू b की वैल्यू है, x इज इक्वल टू b पर यहाँ तक के y की वैल्यू है। अब इस पॉइंट के ऊपर ये कर्व एंड हो रहा है, ऐसा कर्व। तो ये एक सिंपल टाइप का कर्व है, इसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। इसका नाम दे देता हूं मैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। इसको दे देता हूं मैं P, इसको दे देता हूं Q, इसको दे देता हूं R, और इसको दे देता हूं S, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो कर्व आपका कहां से कहां तक है, R से S तक के, और किस लिमिट के अंदर है, x इज इक्वल टू a और ये x इज इक्वल टू b। तो ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, कौन सा, P Q S R, या इसको R S Q P, R P Q S, कुछ भी बोलो आप। ये जो बाउंडेड एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, कोई भी कर्व हो सकता है, f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इक्वल कोई भी कर्व हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, आपका पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, कोई लाइन भी हो सकती है, कुछ भी। तो ये कर्व है, और ये दो पैरेलल लाइन से किसके, y एक्सिस के पैरेलल, इसको कहते हैं x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। ये कर्व यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये इसकी लिमिट कहलाती है, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। अब ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास में है नहीं कि जिसका आप एरिया कैलकुलेट करें। इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला, अब ये फिगर कुछ है ही नहीं, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये कोई सर्कल है, ना ये कुछ है। तो ऐसा इर्रेगुलर शेप है ये। रेगुलर शेप मतलब जिसका एरिया के अपने को फॉर्मूले पते रहते हैं, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया, तो वैसा तो कोई फिगर है ही नहीं है। लेकिन अपने को इसका एरिया कैलकुलेट करना, ये कहलाते हैं इर्रेगुलर शेप्स। इन इर्रेगुलर शेप्स का अपने को एरिया कैलकुलेट करना है। तो इनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में जियोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं जो इसका एरिया डायरेक्ट निकाल दे। तो इसका एरिया निकालेंगे अपन इंटीग्रेशन की हेल्प से। अभी इंटीग्रेशन की बात में थोड़ी देर बात करता हूँ। अब क्या करेंगे हम कि जैसे हमको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना, कौन कौन सा, PRSQ, ये एक सिंपल कर्व है, ये इन दो लाइन से बाउंड है और एक्स एक्सिस से बाउंड है, और ये कर्व, इसका एरिया कैलकुलेट करना है हमको। तो अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये बता दिया आपको कि ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं अपने पास में कि डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये जो कर्व दिख रहा है, इसको पतली पतली या बहुत बारीक बारीक ऐसी स्ट्रिप ले लेंगे। ये मैंने एक स्ट्रिप बनाया पतली सी, और ये स्ट्रिप कैसी दिख रही है आपको, ये सीधी दिख रही है ऐसी, तो इसको वर्टिकल स्ट्रिप कहते हैं। एक स्ट्रिप ले लिया मैंने इसके अंदर ऐसी, एक पट्टी ले लिया ऐसी, ठीक है। अब देखो इस पट्टी को ध्यान से देखो आप, इस स्ट्रिप है ये, और ये सीधी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, इसलिए इसको वर्टिकल स्ट्रिप कहते हैं। तो मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाया। अब इसको आप ध्यान से देखो, नीचे तो ये सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई नीचे लाइन दिख, लेकिन यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल नहीं, मतलब आप इसको एग्जैक्टली आप इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। है क्या ये रेक्टेंगल? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व हो गया, हल्का सा कर्व है। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिप थोड़ी सी मोटी बनाया आपको बताने के लिए। अगर मैं इस स्ट्रिप का साइज थोड़ा सा कम कर दूं, इतना पतला कर दूं, एक ये ले लूं और एक ये ले लूं, थोड़ा सा और उसको बारीक कर दूं, मैं पतली कर दूं स्ट्रिप, तो नीचे तो आपका 90 डिग्री के एंगल वाली सीधी लाइन, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपकी 90 डिग्री वाली लाइन नहीं आ रही सीधी, मतलब हल्की सी कर्व है वहां पर। तो अभी अपन ने इतनी मोटी स्ट्रिप ली है, अपन ने, मान लीजिए मेरे हाथ को देखिए, इतनी मोटी स्ट्रिप ली, तो अभी आपको ऊपर का पोर्शन कर्व दिख रहा है, वो सीधा रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा। तो आप उस स्ट्रिप को और बारीक कर दी अपन ने इसको, फिर देखे उस स्ट्रिप को,
तो भी आपका नीचे से तो इधर रेक्टेंगल, ऊपर से रेक्टेंगल नहीं बन रहा। फिर आप उसको और बारीक करो, और बारीक और बारीक, जितना बारीक आप कर सकते हैं, एज पॉसिबल एज बारीक, मतलब एज पॉसिबल एज उसको थिन कर रहे हैं, अपन पतला कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं, बारीक कर रहे हैं उसको। तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि ये बिल्कुल एक ऐसी पट्टी की पट्टी आई, बिल्कुल बारीक, जिसमें नीचे भी 90 डिग्री का एंगल और ऊपर भी 90 डिग्री वाली एंगल। तो ये इसको अपन बारीक से बारीक, अगर पतली से पतली स्ट्रिप ले ले तो ये रेक्टेंगल को शो करेगी। आ जाएगा रेक्टेंगल बहुत ज्यादा, पहले थोड़ा सा कर्व दिख रहा है थोड़ा सा, फिर और बारीक करे तो वो कर्व थोड़ा सा और कम होगा, फिर और बारीक और बारीक और बारीक करते चले जाओ। तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है, इतनी पतली स्ट्रिप आ सकती है अपने पास कि वो एक रेक्टेंगल को शो करे। और वो अगर रेक्टेंगल को शो हो गई, वो स्ट्रिप आपने रेक्टेंगल को शो करा दी बारीक से बारीक लेके, तो रेक्टेंगल का एरिया आपके पास में है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपको इरेगुलर शेप दिख रहा है, इसमें पतली पतली स्ट्रिप्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट एन तक के बनाएंगे, बिल्कुल बारीक 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 में इसको डिवाइड कर देंगे। और वो जो हर एक स्ट्रिप होगी, वो स्ट्रिप कैसा ट्रीट करेगी, एक रेक्टेंगल जैसा ट्रीट करेगी। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अपन ने इसको 50 स्ट्रिप में डिवाइड कर दिए, 50 स्ट्रिप बना लिए अपन ने बारीक 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 बारीक, जो रेक्टेंगल को शो कर, रेक्टेंगल है नहीं एक्चुअली, लेकिन बहुत बारीक बारीक जब आप लेंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उन 50 रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, और इसका एरिया L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ से हमने एक एक स्ट्रिप का एरिया, हर स्ट्रिप का एरिया अलग निकलेगा। यहाँ पे जो होगी उसकी लेंथ कुछ अलग है, फिर जो उसके आगे स्ट्रिप होगी उसकी लेंथ कुछ ज्यादा हो जाएगी, और उसकी जो विड्थ लेंगे अपन, जो स्ट्रिप लेंगे उसकी विड्थ इक्वल लेंगे अपन, मतलब चौड़ाई तो अपन यहाँ से इक्वल इक्वल ले सकते हैं, लंबाई उसकी कम ज्यादा होगी, पहले कम थी फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम होना शुरू हो जाएगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर यहाँ पे ऐसी और कम हो जाएगी। तो लेंथ उसकी कम ज्यादा होगी, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो अपन इक्वल ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो लेंथ अपने पास में रहेगी और विड्थ अपने पास में रहेगी, तो जितनी भी स्ट्रिप रहेगी एन स्ट्रिप, सबका एरिया अलग अलग निकाल लेंगे L इंटू बी से, क्योंकि सबको अपन रेक्टेंगल जैसा बना देंगे। और वो सारे रेक्टेंगल की एरिया, जैसे 50 रेक्टेंगल बनी है आपके यहाँ पे, तो पूरी 50 रेक्टेंगल का एरिया आपने अलग अलग निकाल लिया, और पूरे को प्लस कर देंगे तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे इस फिगर को मैंने 50 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, और पूरी 50 रेक्टेंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल लिया L इंटू बी से, जिसमें लेंथ अलग अलग होगी लेकिन विड्थ तो उसकी अपन सेम ले लेंगे। पूरी 50 रेक्टेंगल के एरिया को अपन प्लस कर देंगे तो पूरे इस फिगर का एरिया आ जाएगा। लेकिन अब अपने को ये थोड़ी मालूम है कि इसको 50 रेक्टेंगल में डिवाइड कर, एन रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकते हैं अपन, एन छोटी छोटी स्ट्रिप बनाएंगे पतली पतली तो एन स्ट्रिप होगी, लेकिन अब वो एन कितनी होगी ये थोड़ी मालूम है। तो हमको ऐसा करना नहीं है कि 50 रेक्टेंगल का एरिया लेंगे और उसको प्लस करके एरिया आए। उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे, तो बड़ी आसानी से ये एरिया आ जाएगा आपका, और बिल्कुल करेक्ट एरिया आएगा। वो एरिया उतना ही आएगा जितना 50 रेक्टेंगल के एरिया का सम आएगा, उतना ही आपका इंटीग्रल एरिया भी वही आ जाएगा इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब वो कैसे आएगा मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि जैसे मैंने ये स्ट्रिप यहाँ पे इतनी मोटी बनाया, अभी आपको इसको ये रेक्टेंगल नहीं दिख रही, लेकिन अपन इसको जैसा जैसा बारीक करेंगे, जैसा जैसा पतली करेंगे, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगी अपने को, और रेक्टेंगल जैसी अपने को दिखी तो अपन उसका एरिया निकाल सकते हैं L इंटू बी से। तो अब देखिए ये जो स्ट्रिप है, ऐसी अपन बहुत सारी स्ट्रिप बनाएंगे यहाँ पर। इस स्ट्रिप को कहते हैं वर्टिकल स्ट्रिप, ये है वर्टिकल स्ट्रिप, सीधी 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वर्टिकल स्ट्रिप। कभी ऐसा भी आएगा, भी एक कर्व ऐसा आएगा, उसमें अपन ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे ड्रा करेंगे, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल आड़ी स्ट्रिप, उसका नाम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दे देंगे, वो आगे बताऊंगा। तो ये एक वर्टिकल स्ट्रिप है, यहाँ पे एक ही स्ट्रिप लिया मैंने। अब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है, इसकी लेंथ को मैं y ले लेता हूं, मतलब यहां से यहां तक की है y, और ये जो इसकी विड्थ है, कौन सी, ये वाली, यहां से यहां तक इसकी विड्थ है ये विड्थ, यहां से यहां तक विड्थ है, इसको ले लेंगे अपन dx, ये dx। अब देखो यहां पर जो वर्टिकल स्ट्रिप दिख रही है, इसकी लेंथ ले ली अपन ने y, और इसकी विड्थ ले लिए dx। dx इसलिए ले लिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर वर्टिकल है, तो विड्थ इसकी dx। अब इस पूरे फिगर को क्या करेंगे अपन, जिसकी विड्थ dx ही लेंगे और लेंथ उसकी अलग अलग होती जाएगी, y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 डॉट डॉट yn तक के स्ट्रिप लेंगे अपन।
कितनी स्ट्रिप लेंगे, एन स्ट्रिप लेंगे। तो पहली वाली जो स्ट्रिप रहेगी उसकी लेंथ को y1 ले लेंगे और उसकी विड्थ कितनी रहेगी, dx रहेगी। दूसरी वाली जो स्ट्रिप होगी उसकी लेंथ को अपन y2 ले लेंगे और उसकी विड्थ dx रहेगी। थर्ड वाली जो स्ट्रिप रहेगी उसकी लेंथ को y3 ले लेंगे और उसकी विड्थ dx रहेगी। फोर्थ वाली जो स्ट्रिप रहेगी उसकी लेंथ को y4 ले लेंगे और उसकी विड्थ को dx लेंगे। ऐसी n नंबर की जो स्ट्रिप होगी उसकी लेंथ को yn ले लेंगे और उसकी विड्थ dx रहेगी। और सारी स्ट्रिप का एरिया आप रेक्टेंगल से निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, और वो सारी स्ट्रिप जितनी भी n स्ट्रिप है सबके एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से निकल जाएगी। और सबको यदि अपन इकट्ठा प्लस कर देंगे तो ये पूरा जो फिगर दिख रहा है आपको इररेगुलर शेप, इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम इसका एरिया इंटीग्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन लॉजिक हम यही वाला लगा के मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको प्रूव करके बताता हूँ। तो एक वर्टिकल स्ट्रिप, इसकी लेंथ y लिया है मैंने और इसकी विड्थ dx। जितनी भी वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे सबकी विड्थ जो है वो dx ही रहेगी। विड्थ को अपन कांस्टेंट लेके dx, लेंथ उसकी बदलती जाएगी y1 y2 y3 डॉट डॉट yn तक, ठीक है। और सारी स्ट्रिप के एरिया को अगर प्लस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद मैं एरिया निकाल के दिखाता हूं आपको, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। और फिर जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन की हेल्प से ही अपन उसका एरिया निकालेंगे। पूरी स्ट्रिप के एरिया को आपको प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और ये लिमिट लगा देंगे वहां पे। यहाँ पे x की वैल्यू a है और यहाँ पे x की वैल्यू b है और एक स्ट्रिप का एरिया, बस उतने से आपका ये पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो अब मान लीजिए ये तो y बताया मैंने आपको, ये dx बताया। अब अपन ने पहली स्ट्रिप बनाया, यहाँ पे एक बारीक सी पतली सी स्ट्रिप बनाई जो रेक्टेंगल के शेप में रहेगी, उसकी लेंथ को y1 और उसकी विड्थ को dx ले लिया। तो पहली वाली जो स्ट्रिप होगी उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, उसके एरिया को मैं a1 ले लेता हूँ, ठीक है। a1 इज इक्वल टू लेंथ ले लो y1 इनटू इसकी विड्थ ले लो dx। देखो यहाँ पे अपन एक पतली सी स्ट्रिप बनाएंगे बारीक वाली, उसकी लेंथ को ले लेंगे y1 और उसकी विड्थ को ले लेंगे dx। तो लेंथ इनटू ब्रेथ से जो पहली वाली स्ट्रिप होगी उसका एरिया क्या हो जाएगा, y1 इंटू dx। और ये y1 इंटू dx कहां से आ रहा है वो भी बता देता हूं मैं आपको। y1 इंटू dx कहां से आ रहा है, सिंस एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू l इंटू बी। देखो l क्या हो गई, ये बारीक से स्ट्रिप लेंगे तो इसकी लेंथ y1 और इसकी विड्थ dx हो गया पहला वाली स्ट्रिप का एरिया। ऐसे ही अगर अपन सेकंड वाली स्ट्रिप का एरिया निकालें, a2 इज इक्वल टू उसकी लेंथ y2 और उसकी विड्थ dx, y2 इंटू dx हो जाएगा, होगा। जो सेकंड वाली स्ट्रिप अपन यहाँ एक पहले बना लेंगे, उसकी लेंथ y1, फिर दूसरी स्ट्रिप बनाएंगे ऐसी, तो ऐसी वर्टिकल लाइन ऐसी ड्रा कर ली, ऐसी स्ट्रिप बनाते जाएंगे। तो जो सेकंड वाली स्ट्रिप रहेगी उसकी लेंथ y2 और उसकी विड्थ dx ही रहेगी, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू y2 इंटू dx। फिर ऐसी थर्ड वाली जो स्ट्रिप रहेगी उसका एरिया क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू y3 इंटू dx। थर्ड वाली स्ट्रिप की लेंथ को y3 ले लेंगे और उसकी विड्थ dx ही रहेगी। फिर फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, सिक्स्थ, ज्यादा लेने, 3 ले लिए अपन ने। अब डॉट डॉट लगा देता हूं मैं, डॉट डॉट। nth वाली जो स्ट्रिप होगी उसका एरिया an। अब जो nth नंबर पे अपन जो स्ट्रिप बनाएंगे उसकी लेंथ को yn ले लेंगे और विड्थ उसकी dx ही रहेगी, तो लेंथ हो जाएगी yn इंटू विड्थ उसकी dx। तो देखो ये सारे एरिया आ गए, जितनी भी स्ट्रिप होगी n स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे अपन इसको, पूरी n स्ट्रिप का एरिया लिख दिया मैंने। समझ में आया n स्ट्रिप का एरिया। पहली वाली स्ट्रिप का एरिया a1 इज इक्वल टू y1 इंटू dx, दूसरी वाली स्ट्रिप का एरिया a2 इज इक्वल टू y2 इंटू dx, थर्ड वाली स्ट्रिप का एरिया a3 इज इक्वल टू y3 इंटू dx। ऐसी n नंबर पे जो स्ट्रिप होगी, जितनी भी नंबर आप स्ट्रिप होगी, तो nth वाली जो स्ट्रिप होगी उसका एरिया an इज इक्वल टू yn इंटू dx आया। और अब देखो जितनी भी n स्ट्रिप आपने इसमें बनाए, सारी स्ट्रिप को यदि आप प्लस कर दे, सारी स्ट्रिप के एरिया को प्लस कर दे, तो पूरे फिगर का एरिया आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको क्या करते हैं, हम इन सारे एरियाज को ऐड कर देते हैं, कर दो एडिंग देन, इनको मैं ऐड कर रहा हूं। देखिए ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस an, ऐसा आएगा। ये सारे एरियाज को प्लस कर दिया मैंने, लेफ्ट साइड को प्लस कर दिया, आप राइट साइड को भी प्लस कर दो। इज इक्वल टू
पहला वाला है y1 इंटू डी एक्स प्लस सेकेंड एरिया है y2 इंटू डी एक्स प्लस थर्ड वाला है y3 इंटू डी एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस yn इंटू डी एक्स। बेटा ऐसा प्लस करने में किसी को कोई दिक्कत है? मैंने लेफ्ट साइड को प्लस कर दिया, राइट साइड में राइट साइड को प्लस कर। अब देखिए ये जो एरिया दिख रहा है आपको a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an a3 प्लस अप टू डॉट डॉट an, इस पूरे एरिया को अपन कैपिटल ए बोल सकते हैं। पूरे एरिया को प्लस कर दिए तो इसको कैपिटल, तो मैं इसको कैपिटल ए लिख देता हूं, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू डॉट डॉट an को, इसको लिख दिया मैंने कैपिटल ए। पूरा एरिया आ गया, ये सारे एरिया को अपन ने प्लस करे तो उसको कैपिटल ए ले लिया। ठीक है, अब यहां देखो इस पे फोकस करो, y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स प्लस अप टू डॉट डॉट yn इंटू डी एक्स। मैथमेटिक्स ये कहता है कि कैलकुलेशन के अंदर अगर कोई चीज कॉमन आ जाए तो सारे काम धंधे छोड़ो और पहले कॉमन निकालो। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? dx कॉमन दिख रहा है सब में, तो मैं dx को कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ क्या बच जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस yn और इनटू dx। क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस अप टू डॉट डॉट yn इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा। वापस आप इंटू करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो ये एरिया आया आपका, ये वाला, ये एरिया समझ आ गया। a इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू डॉट डॉट yn इंटू डी एक्स। अब देखिए इस पूरे एरिया को हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, which implies ये कैपिटल ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल, यहां देखिए y1 इंटू डी एक्स है प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स, तो इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं। ये सिग्मा बनाएंगे आप, कैपिटल सिग्मा, इसको कैपिटल सिग्मा या समेशन पढ़ते हैं। ठीक है, समेशन मतलब सम, बीच में प्लस के साइन लगे, तो ये क्या होगा yn इंटू डी एक्स, समेशन yn इंटू डी एक्स, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, n तक के जाना है। देख समेशन का मतलब आपको मालूम है, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे जो भी लिखी हुई है इसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है आपको और बीच में प्लस के साइन रखते जाना। देखो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये y1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, फिर ये समेशन का साइन है तो प्लस लगाएंगे, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो y2 इंटू डी एक्स आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो y3 इंटू डी एक्स आ जाएगा, प्लस अप टू डॉट डॉट n के प्लेस पे n रख देंगे तो yn इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें आप n की वैल्यू 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n तक के रखेंगे तो वापस आपको ये वाली स्टेप मिलेगी। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, मतलब इस फिगर का एरिया अपन इससे निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू सिग्मा yn इंटू डी एक्स वेयर n इज इक्वल टू 1 टू n, n की वैल्यू 1 2 3 प्लस अप टू डॉट डॉट n तक के रखो और उसमें dx का मल्टीप्लाई करो और बीच में ये समेशन का साइन है तो प्लस का साइन लगाते जाएंगे तो आपको ये वाली स्टेप मिल जाएगी या ये वाली स्टेप, दोनों स्टेप का मतलब एक ही, हमने यहाँ पे केवल dx को कॉमन निकाले। ये स्टेप आपको समझ में आ गई, ये एरिया आ गया। अब ये जो एरिया है ये पूरे इस कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस एरिया में हमको इंटीग्रेशन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, चैप्टर का नाम है अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो मैं अब इस एरिया को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखता हूं। ये क्या हो जाएगा, which implies a is equal to, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने, ये y लिखा मैंने और ये dx लिखा, ध्यान से देखना, इंटीग्रल ऑफ y और ये dx, मैंने देखो ये n के प्लेस पे केवल y लिखा और ये dx लिखा, और यहाँ पर ये जो n इज इक्वल टू 1 टू n है इसके प्लेस पे अगर अपन लिमिट लगा दे a टू b, ऐसा इंटीग्रल ऑफ a टू b y dx, ये y dx क्या दिख रहा है आपको, ये देखो ये y है और ये dx है, ये y dx जो है ये एक स्ट्रिप का एरिया है। ये वाली स्ट्रिप को देखो, कोई भी स्ट्रिप होगी है तो इसकी लेंथ y है और इसकी विड्थ dx है, तो इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ से क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा। तो ये तो एक स्ट्रिप का एरिया आया, अपने पास में n स्ट्रिप है तो आप n स्ट्रिप के एरिया के लिए अपने पास में ये था कि उसका अलग अलग एरिया निकाल लो और प्लस कर दो, तो
अपन एन स्ट्रिप के एरिया के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर इस एक स्ट्रिप के एरिया ले ले और इसमें इसकी लिमिट ले ले अपन, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, देखो इस पॉइंट के ऊपर ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x कैसा मिलेगा अपने को, r पॉइंट कैसा मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक a आएंगे और यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू जाएंगे, तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे a कॉमा y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये जितनी भी लेंथ होगी यहाँ पे हाइट, ये y आ जाएगा, और यहाँ पे s, यहाँ से यहाँ तक x जाना पड़ेगा तो x इजिकल टू b है, और यहाँ से यहाँ तक y, तो ये s पॉइंट के कोऑर्डिनेट b कॉमा y कुछ रहेगा आपका। तो ये दो लिमिट हो गई आपकी a और b, तो x की दो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है a और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है b। अगर आप ये दो लिमिट लगाते हैं यहाँ पर a और b, तो पूरी n स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, और एन स्ट्रिप के एरिया का सम आ गया, इसके अंदर ये समेशन था, तो इस समेशन को पूरे को मैंने इंटीग्रल a टू b y dx अगर लिख दिया, तो ये y dx जो है ये आपकी एक स्ट्रिप के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर अपन इंटीग्रल के साइन में a टू b अगर लिमिट लगा दे, तो ये पूरी की पूरा ये वाला एरिया आ जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ। तो हमको इंटीग्रल के क्वेश्चन में करना क्या है, हमको एक स्ट्रिप का एरिया लिखना है, उसको इंटीग्रेशन के साइन में डालना है और ये लिमिट लगा देना है, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब ये वाला जो एरिया आएगा वो इसी एरिया के इक्वल आएगा। ये एरिया कौन सा है, अलग अलग स्ट्रिप, सब रेक्टेंगल के फॉर्म में स्ट्रिप आएगी, अलग अलग स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया और उसको प्लस कर दिया अपन ने, तो पूरे इसका एरिया आएगा। अब इसको इंटीग्रल में एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे अपन और उसमें लिमिट लगा देंगे, तो पूरे फिगर का एरिया, जितनी भी स्ट्रिप इसके अंदर आ रही होगी उन सब का एरिया इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये अपना रिक्वायर्ड एरिया आ गया, a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू b y dx। अब इसको अपन y की वैल्यू क्या थी, f ऑफ x थी, तो इसको एक स्टेप में और ऐसा लिख सकते हैं अपन, एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू b, y के प्लेस पर रख दो f ऑफ x और ये dx, बस ये आ गया आपका, ये आ गया आपका एरिया, एरिया ऑफ गिवन फिगर a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x dx। देखो ये f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x जो कर्व दिया रहेगा वो कर्व आ जाएगा, ये dx मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है आपको, और ये a और b जो है ये जो आपका कर्व था इसकी दो लिमिट है, मतलब x की दो वैल्यूज, यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर x की वैल्यू, ये वैल्यू आप यहाँ रख दो लिमिट में, तो ये पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। तो मैंने ये कर्व का एरिया इंटीग्रल के फॉर्म में इस एरिया के इक्विवेलेंट लिखा है। अपने को ये नहीं करना है, अपने को ऐसा एरिया निकालना है कि अलग अलग एरिया निकाल के ऐड नहीं करना, अपने को इंटीग्रेशन के थ्रू अपने को एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये वाला जो एरिया था आपका एरिया समेशन या सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू n वाई एन डी एक्स, इसको हम इंटीग्रल के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। और ये एरिया कैसे निकलेगा, एक वर्टिकल स्ट्रिप या जो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है कि उसका एरिया निकाल लो और उसमें उसकी लिमिट रख दो। अब यहाँ पे dx लगा हुआ है, तो ये x की दो वैल्यूज है, x इजिकल टू a और x इजिकल टू b, आपको ये मालूम, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। ये है आपके डेफिनेट इंटीग्रल का यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ कर्व, कर्व का एरिया फाइंड आउट करने। देखो ये जो इररेगुलर शेप का जो कर्व था, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, अपने को कोई फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं। मैंने आपको ये बताया कि कैसे अपन इसका एरिया निकालेंगे, स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे, और ये वाला जो एरिया आया इसको डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें एक स्ट्रिप का एरिया है f ऑफ x dx या y dx, और उसकी लिमिट लगा दी अपन ने कर्व के लिए। कर्व जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से x की वैल्यू ले लो, यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे x की वैल्यू ले, तो x इजिकल टू a और x इजिकल टू b है, तो ये दो लिमिट लगा दिए। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, यहाँ पे इसके आगे स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसको प्रूफ करने की कोशिश किया है, प्रूफ किया है मैंने, इसको कोई बताता नहीं इसका प्रूफ, डायरेक्ट आपको ये बता देंगे और वो कर लेंगे। मैंने बताया कि ये कहाँ से आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है कि जो चीज मैंने आपको बताया। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप लिए थे अपन ने, अब सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आएगी, तो एरिया कैसे निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए भी बता देता हूँ, सेम ऐसे ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। क्वेश्चन अपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे भी आएंगे, इसको आप ध्यान से बना लो, डायग्राम बना लो। और ये आपको आता नहीं है ऐसा प्रूफ करने के लिए, आपको प्रूफ करना है, लेकिन क्या है एकदम से मैं ये फॉर्मूला बता देता आपको तो आपको पता नहीं चलता है फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये देखो ड्राइव करके निकाले तो ये आसानी समझ में आता है कि ऐसा इसको लिख सकते हैं। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल आएगा। चलिए आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ, बनाओ एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश,
ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। अब देखिए, अब मान लीजिए आपका जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का बनाता हूं मैं। मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व है, देखना, इसका नाम दे देते हैं अपन, कुछ भी दे दो, ये पी क्यू आर एस, ये कर्व है एक्स इज इक्वल टू जी वाई, और ये जो लाइन दिख रही है आपको यहां से यहां तक, ये है y इज इक्वल टू सी, ले लो इसको। y इज इक्वल टू सी का मतलब है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, y यहां से यहां तक नहीं, सॉरी, ये यहां से यहां, ये y इज इक्वल टू सी यहां तक, ये y इज इक्वल टू सी है। y इज इक्वल टू सी का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये y की वैल्यू सी तक है और इसके ऊपर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यहां तक के, और ये वाली जो लाइन है यहां से यहां तक जीरो से क्यू तक की जो डिस्टेंस है y इज इक्वल टू डी है, ये y इज इक्वल टू डी। अब देखो यहां से यहां तक के y इज इक्वल टू डी है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी यहां तक के, ऐसा, तो ये पॉइंट मिला आपको। ये पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, यहां तक के जाना पड़ेगा आपको d, और फिर यहां तक के आपको x की कोई वैल्यू जाएगी और यहां से यहां तक की d वैल्यू है y की, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू डी का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देखो ये वाली लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और y इज इक्वल टू सी का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये वाली लाइन जो है ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये y की वैल्यू c दी हुई है और y की वैल्यू d दी हुई है। y इज इक्वल टू का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे x इज इक्वल टू a का मतलब था लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू b का मतलब था लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऐसे ही y इज इक्वल टू c का मतलब है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और y इज इक्वल टू d का मतलब भी है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये दो लिमिट दी हुई है आपकी, काय की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, और ये कर्व है आपका, इस कर्व का नाम है x इज इक्वल टू जी वाई, के टर्म में होगा ये। तो इस कर्व का एरिया निकालने के लिए भी अपने पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा है नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसका एरिया भी अपन क्या करते हैं, इसमें स्ट्रिप ड्रा करते हैं। तो अब इस बार क्या करते हैं, हम ऐसे स्ट्रिप ड्रा कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप बनाया मैंने, ये वाली। अब इस स्ट्रिप की जो विड्थ है ये वाली विड्थ है, और ये विड्थ कितनी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं डी वाई, ये विड्थ डी वाई, और इसकी जो लेंथ है इसको अपन एक्स ले लेते हैं, स्ट्रिप की लेंथ एक्स है और उसकी विड्थ डी वाई। अब क्या करेंगे, इस पूरे फिगर को बहुत सारी एन स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे, ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे ऐसी, और उन सारी स्ट्रिप की जो विड्थ रहेगी वो डी वाई है, डी वाई इसलिए ले ली क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसलिए डी वाई इसकी विड्थ ले ली, और इसकी लेंथ क्या ले ली, एक्स ले ली। अब जैसे ये एक स्ट्रिप बताया मैंने, ऐसी अपन एन स्ट्रिप बनाएंगे, तो पहली वाली जो स्ट्रिप बनाएंगे उसकी लेंथ को x1 ले लेंगे, उसकी विड्थ को dy, फिर दूसरी वाली जो स्ट्रिप बनाएंगे उसकी लेंथ को x2 ले लेंगे, उसकी विड्थ को dy ले लेंगे, फिर तीसरी वाली जो स्ट्रिप बनाएंगे उसकी लेंथ को x3 ले लेंगे और उसकी विड्थ को dy ले लेंगे। ऐसी एन स्ट्रिप बनाएंगे तो जो एन नंबर की जो स्ट्रिप रहेगी उसकी लेंथ xn हो जाएगी और उसकी विड्थ dy रहेगी, विड्थ तो उसकी फिक्स रहेगी dy, इसके पहले वाले में dx था। तो ये कैसी दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल दिख रही, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देख रही है आपको आड़ी। तो यहाँ पे अपन एक स्ट्रिप लिए, अब इसका एरिया यदि अपने को कैलकुलेट करना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक स्ट्रिप का एरिया, उसकी लेंथ x है, रेक्टेंगल के फॉर्म में रहेगी, ये x है और उसकी विड्थ dy है, तो x dy इंटीग्रल ऑफ x dy। अब देखना ये एक स्ट्रिप का एरिया है x इंटू डी वाई, लेकिन अपने को पूरे फिगर का एरिया चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो दो लिमिट दिख रही है आपको यहाँ पर s पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, c दिख रही। हाँ एक मिनट, बस इसको कंप्लीट कर दूं मैं। यहाँ पर s पॉइंट के ऊपर देखो y की जो वैल्यू दिख रही है वो c दिख रही है, और इस r पॉइंट पे देखो y की जो वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है आपको, y की वैल्यू ये वाली, यहाँ पर आपकी y की वैल्यू c है और इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या है, d है। तो यहाँ पे अगर अपन लिमिट लगा दे c टू d, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ c टू d x dy, तो ये पूरे का पूरा जो फिगर दिख रहा है आपको, जो कर्व दिख रहा है उसका एरिया आ जाए। करेंगे इसको वैसे ही जैसा अपन ने ये वाला बताए थे ऐसे ही करेंगे, लेकिन इतना बताने की जरूरत नहीं, मैंने इसको आपको डायरेक्ट बता दिया। अब ये x है, x इज इक्वल टू जी वाई है, तो x के प्लेस पे जी वाई रख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ c टू d
एक्स के प्लेस पे जी वाई और ये डी वाई, ये आपका एक एरिया और आ गया। एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी टू डी जी वाई डी वाई। जब यहाँ पे जी वाई रहेगा तो यहाँ डी वाई रहेगा, एक्स था तो डी वाई था, एक्स की वैल्यू ये वाली रख दी आपने जी वाई। लिमिट इसकी सी से डी रहेगी, सी ये वाली वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक वाई की वैल्यू सी और यहाँ से यहाँ तक वाई की वैल्यू डी। एक सी है और एक डी है, तो ये सी और डी अगर लिमिट लगा दी जाए तो ये पूरे के पूरे फिगर का एरिया आ जाए। अब इसमें देखो यहाँ डी वाई लिखा हुआ है तो ये वाई की वैल्यू वाई इज इक्वल टू सी है और ये वाई इज इक्वल टू डी है। जब यहाँ पे डी एक्स लगा रहता है तो फिर आपको एक्स की लिमिट लगाना पड़ता है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए ऐसा एरिया आएगा और वर्टिकल स्ट्रिप के लिए ऐसा एरिया है, दोनों एक ही है। दोनों टाइप की सिचुएशन आएगी अपने क्वेश्चन में। इसका एरिया निकालने में हमने किए क्या है, एक स्ट्रिप का एरिया लिया है एक्स इंटू डी वाई और उसमें लिमिट रख दिया आपने इंटीग्रल के अंदर, तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये वही का वही है जैसा ये वाला था। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इनको दोनों को इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये है आपके डेफिनिट इंटीग्रल का यूज, जिससे अपन इररेगुलर शेप्स का एरिया निकाल सकते, नहीं तो इसका एरिया निकलेगा नहीं आपसे। ये है भैया सिंपल कर्व के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। दो स्ट्रिप बताया मैंने आपको, एक वर्टिकल स्ट्रिप, जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रिप ड्रा करेंगे तो वर्टिकल स्ट्रिप हो जाएगी। एक्स एक्सिस जब रहेगी तो उसमें डी एक्स आएगा, मतलब उसकी जो वेट ले रहे हैं अपन एक्सिस के ऊपर लेना अपने। और जब अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा तो उसमें जो वेट रहेगी वो डी वाई रहेगा। जब इंटीग्रल के साइन के साथ में डी वाई लगा रहेगा तो जो लिमिट रहेगी वो वाई की दो वैल्यूज रहेगी, वाई की लोअर लिमिट वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू सी और वाई इज इक्वल टू डी। और जब स्ट्रिप वर्टिकल रहेगी आपकी और dx रहेगा तो वो x की दो वैल्यू रहेगी, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। दोनों ही सिचुएशन में हमको क्वेश्चन मिलेंगे और इसके थ्रू अपन इररेगुलर शेप्स का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं।